नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझा था कि किस प्रकार से मार्क्स ये मानते हैं कि भौतिक परिस्थितियों में, पदार्थ में, वस्तुओं में जिस प्रकार से द्वंद्व पैदा होता है, यानी एक वाद, उसके बाद प्रतिवाद और उन दोनों के संघर्ष के बाद संवाद की स्थिति पैदा होती है, उसी से समूचे समाज का विकास होता आया है। दूसरी ओर देखा जाए तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज के विकास को भी समझाया है। वर्ग संघर्ष जो है वो कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने विश्व के समूचे इतिहास को समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि मार्क्स के शब्दों में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी वर्तमान समय तक इतिहास में अगर हम देखें तो जितने भी प्रकार के समाज रहे हैं उन सब का इतिहास बेसिकली वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। वे आगे कहते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास किसान, गिल्ड का स्वामी तथा उसमें कार्य करने वाले कारीगर, संक्षेप में शोषक तथा शोषित, सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष परंतु अनवरत युद्ध करते रहते हैं। मार्क्स के इन शब्दों से जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक अपनी किताब में कहे थे, इतना बिल्कुल स्पष्ट समझ में हमें आ जाता है कि मार्क्स की नज़र में समाज में हमेशा से दो ही वर्ग महत्वपूर्ण रहे हैं। पहले तो हमें ये एक बात और समझनी है कि मार्क्स जो है वो मनुष्य को एक सिंपली एक सामाजिक प्राणी नहीं मानते, वो मनुष्य को एक वर्ग प्राणी मानते हैं। वो कहते हैं मनुष्य जो है वो एक क्लास एनिमल है, यानी जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो वो आपकी सबसे बड़ी पहचान है। वर्ग के बारे में जो मार्क्स के विचार हैं उसमें हमेशा से इस चीज़ पर उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि मोटे तौर पर किसी भी समाज में दो ही वर्ग होते हैं। जो भी हमने पहले जिक्र किया कि वो दास की बात करते हैं, स्वामी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, जमींदार की बात करते हैं, पूंजीपति की बात करते हैं, श्रमिक की बात करते हैं। यानी हर समाज में अलग अलग समय काल में दो ही वर्ग रहे हैं और मनुष्य जो है वो एक क्लास एनिमल या वर्ग प्राणी ही है। वर्ग का जन्म जो है वो ये मानते हैं कि उत्पादन के तरीकों के माध्यम से होता है। इसीलिए वर्ग संघर्ष को समझने से पहले हमें वर्ग को समझना आवश्यक है। मार्क्स ने बेसिकली वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा है, परंतु एक स्पष्ट रूप से एक परिभाषा के रूप में उन्होंने वर्ग को नहीं समझाया है। वर्ग को समझने के लिए हम लेनिन की एक परिभाषा को डिस्कस करते हैं। उन्होंने बहुत लंबी परिभाषा में वर्ग को समझाया है। हम उस परिभाषा को पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। लेनिन लिखते हैं, वर्ग लोगों के ऐसे बड़े समूहों को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन की इतिहास द्वारा निर्धारित किसी पद्धति में अपने अपने स्थान की दृष्टि से, उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंध की दृष्टि से, श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका की दृष्टि से और फलस्वरूप सामाजिक संपदा के जितने हिस्से के वे मालिक होते हैं उसके परिणाम तथा उसे प्राप्त करने के तरीके की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बहुत विस्तृत परिभाषा दी है लेनिन ने। हम इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वर्ग लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता है जिनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करते हैं। पहला, प्रत्येक वर्ग का सामाजिक उत्पादन की इतिहास द्वारा निर्धारित पद्धति में एक स्थान होता है। यानी किस समय काल में किस पद्धति द्वारा उत्पादन हुआ है उस पद्धति में हर व्यक्ति का या हर वर्ग का अपना एक निश्चित स्थान होता है।
उनके उत्पादन के साधनों से किस प्रकार के संबंध हैं, इस पर वर्ग निर्भर करता है। श्रम के सामाजिक संगठन में उनकी क्या भूमिका होती है, इस पर वर्ग निर्भर करता है। और प्रत्येक वर्ग का सामाजिक संपदा प्राप्त करने का अपना एक तरीका होता है। यानी किस प्रकार से आप सामाजिक संपदा प्राप्त कर रहे हो, आपका आजीविका कमाने का माध्यम क्या है, वो एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर वर्ग में डालता है। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही है, उनमें संपत्ति का वितरण और समाज का वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में क्या और कैसे उत्पादन हुआ तथा उपज का विनिमय कैसे हुआ। क्या और कैसे उत्पादन हुआ, यानी उत्पादन के साधन क्या थे, और जो उत्पादन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानते, वो वर्गों को पूर्णतः आर्थिक आधार पर समझाते हैं। हमने पहले भी मार्क्स के बारे में जब चर्चा की थी तो ये बात की थी कि मार्क्स जो है वो आर्थिक निर्धारणवादी माने जाते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है मार्क्स की, यानी वो समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ आर्थिक कारणों को ही देखते हैं। मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा का जो उल्लेख किया है, उन्होंने वर्ग संघर्ष की व्याख्या के दौरान ही किया है। उन्होंने, जैसे कि हमने पहले बात की, कहा है कि मानव इतिहास में मानव समूह सदैव संघर्षरत रहते हैं और इन संघर्षरत मानव समूहों को ही हम वर्ग कह सकते हैं। हम दो तरीके से मार्क्स के वर्ग को समझ सकते हैं: उत्पादन के साधन एवं उत्पादन संबंध। यानी किसी भी समाज में किसी भी समय काल में उत्पादन के जो साधन रहे हैं, आजीविका कमाने के, पेट भरने के जो साधन रहे हैं, और उन साधनों के आधार पर जो संबंध दो व्यक्तियों के बीच में रहे हैं। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मार्क्स बात करते हैं शोषक और शोषित की। वो बात करते हैं उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व की। यानी एक व्यक्ति का अगर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है तो वो एक वर्ग में है, और स्वामित्व नहीं है तो वो दूसरे वर्ग में है। उत्पादन के साधनों के पर स्वामित्व के आधार पर मार्क्स वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कहते हैं वर्गों का अस्तित्व जो है वो उत्पादन के विकास की कुछ निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ा है, और वर्ग संघर्ष जो है वो निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है, और अंत में एक वर्ग विहीन समाज की उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि समाज में हमेशा से दो ऐसे वर्ग रहे हैं। एक वो वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, दूसरे शब्दों में उसे कहा जाता है हैव्स, HAVES, हैव्स। और वो वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं है, परंतु रोजी रोटी क्योंकि उसे भी कमानी है, पेट उसे भी भरना है, तो वो अपना श्रम बेचता है और बदले में अपनी आजीविका कमाता है। ये वर्ग कहलाता है हैव नॉट्स। हैव्स और हैव नॉट्स उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व वाला वर्ग, और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व जिसका नहीं है वो वर्ग। तो वर्ग बेसिकली हम ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जो अपनी आजीविका एक ही ढंग से कमाते हैं। यानी अपनी आजीविका कमाने का जो माध्यम है, जिन लोगों का एक समान होता है, वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। मार्क्स जो है वो वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानते, वो वर्ग को पूर्णतः आर्थिक आधार पर देखते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियां दोनों ही है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, परंतु और अधिक स्पष्ट रूप से देखें तो वो एक वर्ग प्राणी है। प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई साधन अवश्य प्रचलित रहे हैं। साधनों की भिन्नता के कारण मनुष्य विभिन्न वर्गों में विभाजित हुए हैं, और धीरे धीरे उनमें अपने वर्ग के प्रति चेतना पैदा हुई है। तो कुल मिलाकर जो वर्ग हैं वो डिपेंड करते हैं उत्पादन के साधनों पर। विभिन्न समाज जो हैं उनमें अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रकार के वर्ग रहे हैं। मार्क्स ने हमेशा इस बात पर एम्फेसिस दिया है कि किसी भी प्रकार का समाज रहा हो उसमें हम दो प्रकार के वर्ग देख सकते हैं, और उन दो प्रकार के वर्गों का निर्धारण होता है इस आधार पर कि उत्पादन की शक्तियों पर, उत्पादन के साधनों पर
उनका स्वामित्व है या नहीं है। या तो वो हैव्स हैं या फिर वो हैव नॉट्स हैं। अगर वो हैव्स हैं तो वो शोषक हो सकते हैं, और अगर वो हैव नॉट्स हैं तो वो वर्ग है जिन्हें शोषण झेलना पड़ रहा है, अर्थात जो कि शोषित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जब मार्क्स ने सभी समाजों में देखा तो उन्होंने ये पाया कि सभी युगों और समाजों में वर्ग व्यवस्था सदैव विद्यमान रही है। एक आदिम साम्यवादी समाज ऐसा नहीं था जिसमें वर्ग हो। बाकी आगे जो भी समाज में क्रम रहा है उसमें सभी में वर्ग व्यवस्था व्याप्त रही है। हम मार्क्स की इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। सबसे पहले मार्क्स बात करते हैं आदिम साम्यवादी समाज की, प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी। प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी, इसे मार्क्स इतिहास का पहला युग मानते हैं। इसमें लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदायों में रहते थे। उत्पादन के जो साधन थे उनके उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था, बल्कि पूरे गोत्र या पूरे कबीले का स्वामित्व होता था। बेसिकली लोगों की आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड थी और रिसोर्सेज जो थे वो प्रचुर मात्रा में थे। हर तरफ नेचर के रिसोर्सेज मौजूद थे और लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, अपना सिर ढकने के लिए कोई मकान या कोई गुफा भी हो सकती थी, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े या पत्ते भी हो सकते थे, और पेट भरने के लिए रोटी भी हो सकती थी या कच्चा पक्का मांस भी हो सकता था। तो लोगों की ज़रूरतें लिमिटेड थी और नेचर जो था उसके रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो उस समय में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं था। वर्ग विहीन समाज हुआ करता था। उत्पादन और वितरण दोनों में साम्यवादी तरीका प्रचलित था, यानी समानता के आधार पर सबको सब कुछ मिल जाता था। सब लोग मिलकर उत्पादन का कार्य करते थे। सामूहिक श्रम के कारण उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर समूह के सभी लोगों का संयुक्त स्वामित्व होता था। व्यक्तिगत अधिकार के न होने के कारण कोई न तो किसी का शोषण करता था और न ही किसी प्रकार का वर्ग हुआ करता था। इस प्रकार इस युग में उत्पादन के साधनों पर संयुक्त स्वामित्व होता था। वर्ग व्यवस्था इसी कारण उस समाज में नहीं पनपी थी। परंतु धीरे धीरे समय काल में जैसे जैसे परिवर्तन आया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, धीरे धीरे दासत्व युग का प्रारंभ होता है। स्लेव सोसाइटी या दासत्व युग। यहाँ पर हम उत्पादन के नए प्रकार के संबंध देखते हैं, उत्पादन के साधन नए होते हैं, और इसी कारण इस पर्टिकुलर समय काल में दो वर्ग पैदा होते हैं। भौतिक परिस्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन आया तो दास मूलक समाज की स्थापना हुई। इस युग में मनुष्य जो है वो कृषि कार्य करना, पशुपालन और दस्तकारी करने लगा था, और धीरे धीरे निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ और साथ ही साथ श्रम विभाजन भी पनपने लगा। ये जो युग है ये आदिम साम्यवादी युग से पूर्णतः भिन्न था। यहाँ पर उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, औजार, पशु, बीज, ये सब उत्पादन के साधन थे और इन पर समुदाय के कुछ लोगों का स्वामित्व था। अतः धीरे धीरे इनका अपना एक वर्ग बन गया जिन्हें कि दास स्वामी या स्वामी कहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पशु, औजार वगैरह ये सब नहीं थे। उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोग की ही कुछ चीज़ें होती थी। अब क्योंकि पेट उनको भी भरना है तो वो अपना श्रम बेचते थे स्वामी को। इस वर्ग में दासों को खरीदा जाता था, यानी दास जो है वो खरीदने बेचने वाली वस्तु के रूप में उन्हें ट्रीट किया जाता था। पशुओं की भांति उन्हें मारा भी जा सकता था। उनमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वे श्रम करते और श्रम के बदले में जो कुछ भी प्राप्त होता वो सब स्वामी का होता। इस प्रकार दासत्व युग में हम दो प्रकार के वर्ग देखते हैं, दास और स्वामी। मार्क्स के शब्दों में अगर हम कहें तो जिनका उत्पादन के शक्तियों पर स्वामित्व था वो स्वामी थे और जिनका स्वामित्व नहीं था वे दास थे। इस समाज ने पूर्व समाज की अपेक्षा बहुत अधिक आर्थिक उन्नति की थी। इस युग में नगरों का भी निर्माण हुआ, व्यापार का विकास हुआ, कृषि और उत्पादन के लिए धातुओं के औजार बनाए गए और साथ ही साथ लोहे के हथियार, बड़ी बड़ी सेनाएं आदि तैयार हुई, विलासिता की वस्तुओं का निर्माण हुआ, हस्तशिल्प का विकास हुआ। ये बेसिकली ये जो भी श्रम से रिलेटेड काम था ये इसी दास वर्ग द्वारा किया गया था
और धीरे धीरे इस युग में, दासत्व युग में, दास और मालिक दो वर्गों का उदय हुआ। उसके बाद आता है सामंतवादी समाज या फ्यूडल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं। फ्यूडल सोसाइटी में कृषि जो है वो सर्व प्रमुख हो जाता है। उत्पादन का मुख्य जो सोर्स है, मुख्य साधन जो है वो कृषि है, और कृषि के आधार पर समाज में दो वर्गों का निर्माण होता है। एक तरफ सामंत या फ्यूडल लॉर्ड्स जिसे कहा जाता है, और दूसरी तरफ अर्धदास किसान या भूमिहीन कृषक। इन सामंतों के पास उत्पादन के साधन और विशेष रूप से भूमि पर पूर्ण स्वामित्व होता है। ये लोग सत्ताधारी भी थे, और जो किसान थे, भूमिहीन थे, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, उनके पास उत्पादन के अन्य कोई साधन नहीं थे, इसलिए वो सामंतों के अधीन थे। ये खेती का कार्य करते थे, और जो भी फसल होती थी वो सामंतों की होती थी। हालांकि इनकी स्थिति दासों जैसी नहीं थी, परंतु प्रतिबंध इन पर भी बहुत सारे थे। अर्धदास किसान जो थे वो सामंतों के यहाँ खेती करते, उनके घरों पर भी कार्य करते, युद्ध के समय उनकी सेना में सिपाहियों के रूप में भी लड़ते। तो ये इस आधार पर समाज में दो वर्ग धीरे धीरे डेवलप हो गए थे। एक सामंतों का था और दूसरा भूमिहीन कृषकों का था। यानी फिर वही चीज़ है कि एक वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व था, और दूसरा वो वर्ग जो कि साधन विहीन था। इसके बाद समाज में, जो कि वर्तमान समय में हम देखते हैं, पूंजीवादी समाज का विकास होता है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी विकसित होती है, जिसमें उद्योग धंधे, कारखाने, श्रम विभाजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मशीनी उत्पादन, इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व हो जाता है। इस समाज की स्थापना बेसिकली मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के कारण हुई थी। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर मुख्यतः पूंजीपतियों का अधिकार होता है, तथा उत्पादन का कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं। मार्क्स यहाँ पर श्रमिक को सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, और पूंजीपतियों के लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया है, बुर्जुआ वर्ग। पूंजीपति बुर्जुआ है और श्रमिक जो है वो सर्वहारा है। इस प्रकार से इन दो वर्गों की उन्होंने बात की है। सर्वहारा वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग का धीरे धीरे विरोध करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें श्रमिक को धीरे धीरे लगने लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। पूंजीपति वर्ग का जो है वो पूंजी के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर स्वामित्व है, और श्रमिक के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दो हाथ हैं, अपना श्रम है जिसे वो बेचता है, और पूंजीपति उसके बदले में उसे आजीविका का साधन देता है। तो कुल मिलाकर पूंजीपति वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग का या श्रमिक वर्ग का शोषण भी करता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। प्रारंभ में पूंजीपति वर्ग जो है एक प्रगतिशील वर्ग था, परंतु धीरे धीरे शक्तिशाली उत्पादक शक्तियों के विकास के कारण पूंजीपति वर्ग और अधिक शक्तिशाली हो गया, और उसने उत्पादन को संगठित करने के बजाय सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया, पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए। आधुनिक पूंजीवादी समाज जो है वो सामंती समाज के विध्वंस से पैदा हुआ है, परंतु वर्ग संघर्ष जो है वो यहाँ पर समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आएगा। यानी मार्क्स जो है वो कुल मिलाकर ये कहते हैं कि समाज किसी भी स्वरूप का रहा हो, उसमें हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, और किसी भी समाज की जो पतन है उसके कारण कहीं ना कहीं उसी समाज में व्याप्त थे। जब किसी भी स्टेज में एक अति की सिचुएशन आ जाती है, यानी एक जो लिमिट्स है वो क्रॉस हो जाती है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, जिससे कि एक नए समाज का जन्म होता है। आदिम साम्यवादी समाज से दासत्व युग आया, दासत्व युग से सामंती समाज आया, सामंती समाज से पूंजीवादी समाज आया। परंतु मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी समाज आते आते जो हैव नॉट्स हैं, जो स्वामित्व विहीन जो वर्ग है, साधन विहीन वर्ग जो है, उसके लिए वो सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है, और यहाँ पर एक बहुत बड़े स्तर पर वर्ग संघर्ष की संभावना को मार्क्स देखते हैं। और इसी वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स का कहना है कि अल्टीमेटली वापस साम्यवादी युग आएगा, जिसमें सबको बराबर रिसोर्सेज मिलेंगे या उत्पादन के साधनों पर
सभी का उसी प्रकार बराबर स्वामित्व होगा जैसा कि आदिम साम्यवादी समाज में था। तो इस प्रकार मार्क्स ये मानते हैं कि आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज में दो वर्ग विद्यमान रहे हैं। दासत्व युग में दास और स्वामी, सामंती युग में सामंत और किसान, और पूंजीपति युग में पूंजीपति और श्रमिक या सर्वहारा वर्ग रहे हैं। एक के हाथों में उत्पादन के साधन केंद्रित हैं और दूसरा इनसे वंचित रहा है। और धीरे धीरे इसी शोषक और शोषित वर्ग की जो दो वर्ग रहे हैं समाज में, इन्हीं के कारण मार्क्स वर्ग संघर्ष की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और इसी पर उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूर्णतः बेस्ड है।